बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे मरीम औरंगज़ेब साहिबा को, वो कह रही थी कि कोरोना का बहाना लगा के जो है वो पेश नहीं हुए बाबर अवान साहब अदालत में। तो यही बात तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी की 2 दिन पहले। तो तब उन्होंने नहीं कहा, तब उन्होंने कहा जी कि वो कोरोना का ख़तरा है, इस वजह से वो पेश नहीं हुए। तो यहाँ सबका अपना अपना जो है वो अपना अपना लीडर जो है वो सच्चा भी है, अपना अपना लीडर जो है वो सही भी है, और अपना अपना लीडर जो है वो बेगुनाह भी है। दूसरे का लीडर जो है वो लुटेरा भी है, वो डाकू भी है, वो चोर भी है, वो गुनाहगार भी है। तो ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का चेहरा, और आपको नज़र आ जाता है रोज़ाना कहीं ना कहीं जब आप सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बहुत वर्स होती जा रही है कोरोना के लिहाज से। जो हुकूमत के खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। लोगों ने बिल्कुल SOP पे अमल नहीं किया। आज बल्कि फैसलाबाद के अंदर मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं और कुछ और जगहों पर, जहाँ पे लोगों को रोक रोक के उनकी मोटरसाइकिलों के टायरों में से हवा निकालना शुरू कर दिया पुलिस ने, और वहाँ पे बंदे खड़े किए हुए थे कि जनाब आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, आपको क्या वजह है? यानी 10 रुपए का मास्क है, 15 रुपए का मास्क है, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, क्या रीज़न क्या है इसका? लोग जो हैं वो आगे से हंस के दिखा देते हैं। सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं रख रहे, इसकी क्या वजह है? लोग जो हैं वो आगे से जवाब नहीं देते। तो अब टायरों की हवाएं निकल रही हैं और दीवारों की तरफ मुंह करवा के जो है इनको खड़ा किया गया है। इस किस्म की सजाएं देने से क्या लोग समझेंगे बात को? लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोगों को क्यों पता नहीं चल रहा कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है? 4 रुकन सूबाई असम्बली पिछले चंद दिनों में जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। आज एक प्रोफेसर साहब जो हैं वो यहाँ सर्विसेज अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। लगातार डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। दर्जनों की तादाद में रोज़ाना डॉक्टर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लाहौर में, और लाहौर में तो सबसे ज़्यादा वैसे ही पूरे पाकिस्तान में लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। आज कोरोना वायरस के मज़ीद 4,688 लोगों की तस्दीक हो गई है कि उनमें कोरोना वायरस निकला है। 82 अफराद का इंतकाल हुआ गुज़िश्ता 24 घंटों में। ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में अमवात 1770 हो गई हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर एक तरफ ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। बजट आने वाला है, और साथ में ये कोरोना का जो इस वक्त पेंडेमिक है ये अब पीक की तरफ जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि ये वापस नीचे आए, लेकिन अब हम जिस पीक की बात करते थे, जिसके खदशात होते थे, उस पीक की तरफ हम जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो भी इंतहाई सीनियर और काबिल एहतराम हमारे एक तज्ज़ियाकार हैं, और किसी तारुफ के मोहताज वो भी नहीं है। जनरल एजाज अवान साहब दिफाई और सियासी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। और DSN जी, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ महमल सरफराज साहबा मौजूद हैं, वो भी एक तज्ज़ियाकार हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं गालिबन। बहुत शुक्रिया महमल आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं बुखारी साहब के पास ले जाऊं कि सर वो जो पीक जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पीक पे अब हम पहुंच गए या उसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं? इस वक्त हुकूमत मजीद और क्या कर सकती है? लोग तो बात मानने को तैयार नहीं है। लोगों का एटीट्यूड आप बाहर देख लें, कोई बात समझने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सर। गुजारिश है कि आपने एक बात ये कही कि हुकूमत के कोई खदशात जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये खदशात आपके थे, मेरे थे, जो हमारे दूसरे मेहमान बैठे उनके थे। हुकूमत के तो कोई खदशात नहीं थे। इमरान खान साहब तो कहते थे लॉकडाउन नाम की बकवास जो है मैं बिलीव ही नहीं करता इसके ऊपर। ना उन्होंने किया, ना उन्होंने होने दिया। ये हकीकतें हैं जो आज नहीं कल सामने आ जाएंगी, मगर फैक्ट्स हैं। जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है ना, अब इस जिन को बोतल में वापस बंद करना मुमकिन नहीं है। जो इनिशियल स्टेज थी, जब दूसरे मुल्कों में आ चुका था, हमारे पास तो 24 फरवरी को पहुंचा ना, 26 फरवरी को। उस वक्त कौम डरी हुई थी, और आपको मुझे पता है अच्छी तरह से कि लोग पूछ रहे थे साथियों से कि बाहर निकलना चाहिए कि नहीं। दैट वाज द टाइम जब नया लॉकडाउन, जब हम इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर लेते, मैक्सिमम 14 दिन के लिए और बढ़ा देते। 14 दिन के बाद उतने में ना कोई अमवात होती, ना कोई भूख से मरता, ना कोई कुछ होता। उस वक्त आपने इसको डिनाई किया, आप डिनाइल मोड में थे। आपने ना इसको माना, ना आवाम तक आपकी बात पहुंची। थोड़ा बहुत जो सिंध में कहीं हुआ या पंजाब में थोड़ा बहुत किया था, वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने खुद कहा था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद माना। हाँ, माना। उन्होंने खुद माना था, मैं वहां मौजूद था। उन्होंने इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब मुझे और आपको ये बताया कि लॉकडाउन अशराफिया ने कराया था, या हमें डूब मरना चाहिए, और या तो मैं बयान नहीं कर सकता। चले आखिरी बात सर, देखिए गुजारिश ये है, इस वक्त हमारा वो हाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इनिशियली इटली और बरतानिया का था। जिस स्पीड से केसेस गए हैं इस पिछले 2 हफ्ते में, वो आपके सामने है। अभी भी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने टेस्ट कर सकें जितने होने चाहिए। अभी
अभी भी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे अस्पतालों में इतना लोड जा सके जितना चिनाब हॉस्पिटल लाहौर का मैं बता रहा हूँ फुल हो गया। ठीक है, कराची में कई अस्पताल जो है वहां पे अब गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें या ले दें कि कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का। अब जिम्मेदारी पे भी आते हैं, लेकिन इसमें से निकलेंगे कैसे हफीजुल्लाह नायब साहब? ये डिजास्टर से अब कैसे बचें? खान साहब देखें, हमारा जो बहरान है वो ज़रा बड़ा ये अजीब-ओ-गरीब किस्म का है। पहली बात तो यह है कि मैं हुकूमत के लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालता हूँ, क्योंकि उसको मैं ज़ेर बहस भी नहीं लाता हूँ। आप अमूमी तौर पे देखें कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल से हम एक चीज़ से महरूम थे, और वो थे मुआशरती असूल व ज़वाबित और हिफ़्ज़ान सेहत के आदाब। इसमें आप जो कुछ कह लें, हमारी तालीम की कमी थी, जिन लोगों में तालीम थी उनको भी मैं इसलिए ख्वादा नहीं कहता हूँ कि उनकी आदतें, हरकत, सकनात, जब आप ट्रैफिक पे आते हैं, बाहर आते हैं, बिहेवियर्स है, अपनी बच्चियों को पालने का तरीका है, तालीम दिलाने का तरीका है, एक दूसरे के साथ तल्लक़ात हैं, वाक़यात हैं, और वो खसलत आदात हैं, वो जो हैं ऐसी हैं कि जिसमें वो खुद ही ये लगता ही है कि वो ऐसी कोई गैर महज़ब कौम है, लगता है कोई कबायली कौम रह रही है, शहरों से लेके और देहातों तक, और कबायली लोगों से तो वैसे ही शिकवा नहीं होना चाहिए। ये आपकी अमूमी सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर 70 साल थे। और हमारे जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो बुखारी साहब हैं, हमारा एज ग्रुप है, हमें ये पता है कि ये चीज़ें जो थी, ये 50 की दहाई में जब हमारी पैदाइश हो रही होगी, हम दुनिया में वजूद में आ रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे थे। 60s के हालात तो हमने किसी न किसी तरह शऊर में देखा, बहुत बेहतर थे 70s 80 से बहुत बेहतर थे। बहुत से पाकिस्तान के जो तनाज़ात हैं, मजहबी हैं, मुआशरती हैं, सियासी हैं, ये 50 और 60s में नहीं थे, वो आ गए और वो मौजूद है और नए रोज़ाना आते जाते हैं। अब आ जाए हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि आप देखेंगे पहली जो सूरत हाल है, अब इस मुआशरत के साथ 22 करोड़ लोगों की जिनकी आदात और खसलात से हमें मजमूई तौर पर हम खुद उसके जिम्मेदार भी हैं, लेकिन शाकी भी हैं। अब आज हुकूमत जो है वो 3-4 बुरहानों का शिकार है। ये बुरहान मैं खाकबदान, मेरे यकीन और मेरा दिल दहलता है कि ये मुझे उससे ही पता था सलीम बुखारी साहब बेरमी के 1971 के अंदर बिल्कुल यही हालात थे। सियासी अदम इस्तेकाम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जानबूझ के मक्काराना तरीके से उससे तही नज़र करते हैं ताकि लोगों को ये पता ही नहीं चले कि इसकी असली बीमारी क्या है। ये एक लंबी बहस है, आपके प्रोग्राम का टॉपिक कुछ और है। चुनाचे सियासी बुरहान जो अपनी पीक पे था 71 में, आज हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। फिर उसने फॉलोअप में हमेशा जब भी इसका सियासी बुरहान था, वहाँ फिर आता है इक्तिसादी, जिसको कहना चाहिए कि क्राइसिस, वो भी मौजूद है। फिर एक गवर्नेंस फेलियर आता है। अच्छा, इस हुकूमत को एक अजीबो गरीब इसको अवार्ड देना चाहिए, इसने एक चौथा बुरहान ईजाद किया है जिससे इससे पहले कोई हुकूमत वाकिफ नहीं थी। वो था कि एक तो था कि हुकूमत इटसेल्फ उसको जो था उनसे गवर्नेंस नामी चीज जो थी वो हो नहीं पा रही थी। अब जो चौथा बुरहान था वो ये है कि हुकूमत अपने तौर पे, मसला आप फर्ज के कैबिनेट को ले लें, अंदर अपने तौर पे बुरहान का शिकार है। अब इस पर भी बहस लंबी है। अब इन 4 चीजों की मौजूदगी में आपके यहां कोरोना आया, मैं ये कहता हूं कि मैं ऐसे मुल्कों की मिसालें और ऐसी जगहों की मिसालें दे सकता हूं, हमसे कम उन्होंने प्रोटोकॉल ऑब्जर्व किए। मैं लॉकडाउन के भी हक में हूं, मैं नो लॉकडाउन के हक में हूं, मैं लॉकडाउन के भी हक में हूं, लेकिन मसला यह है कि ये करवाने के लिए ग्रिट ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए। अब जिस मुल्क में आपने आईन का तमस्खुर उड़ाया हुआ हो, आपने आईन की धज्जी उड़ाई हुई हो, आप दीदत दिलेरी के साथ मुल्क के साथ खिलवाड़ खेल रहे हो, आप एक आम आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके ट्रैफिक के इशारे में मानेगा। चुनाचे लोगों ने वही कर दिखाया, उन्हें बताया कि हजूर आप लोग कुछ कर ले, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। जब 23 मार्च को अफवाज पाकिस्तान ने इसका कंट्रोल लिया कोरोना का, और उन्होंने अनाउंस किया DGISPR ने कि हम इसका कंट्रोल ले रहे हैं, यकीन जाने 2 दिन अफवाज पाकिस्तान रही थी। और ये तमाशा 58 में भी देख चुके हैं, 70 में भी देख चुके हैं, 97 के मार्शल में देख चुके हैं, 1999 में देखते हैं। अफवाज पाकिस्तान जब आती हैं तो लोग उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और फिर दे अबाइड बाय देयर कमांड। चुनाचे 2-3 दिन में लाहौर में लॉकडाउन था। जिस दिन अफवाज पाकिस्तान निकल के वापस चली गई, पुलिस को दे दी,
उनका भी एक और किस्सा है कि ये भी खुद ब खुद अगर रहती भी तो हफ्ते 10 दिन बाद लोग उसे असर खत्म कर देते, क्योंकि हमने मुशर्रफ दौर में, ज़ियाउल हक साहब के मार्शल में, अयूब खान के मार्शल में और याया खान के मार्शल में, 3 को मैंने शऊरी तौर पर भुगता है। चंद महीने बाद उस असर ज़ायल हो जाता है, लोग एटीज हो जाते हैं। और लोग ठीक है, आपके बकौल हुकूमत जो है वो इसके लिए सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरल साहब, तो चुनाचे इस बार रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो चुनाचे एक अजीब अजीब कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आती कि आप जनरल साहब कैसे निकलेंगे डिजास्टर में से? नाउ वे फॉरवर्ड क्या है जनरल साहब? जी देखिए, अगर हम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि किसने क्या किया, तो मुझे तो अपनी यादाश्त में, और मेरे ख्याल में सलीम बुखारी साहब और न्याजी साहब हम उम्र लोग हैं, और जिस दौर की बात न्याजी साहब कर रहे हैं, अयूब खान के दौर की, वेस्ट पाकिस्तान की आबादी कुल 3 करोड़ थी। 71 में हमारा मुल्क सिर्फ दोनों ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों विंग 7 करोड़ 25 लाख थे। तो आज कराची शहर 3 करोड़ का है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी 4.5 करोड़ वेस्ट पाकिस्तान, मैंने अपने शऊर में, मे भी फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो, मैंने अपने शऊर में पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी नहीं देखी है। मैंने जब से होश संभाली है, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स का दौर था या पॉलिटिशियंस का था, इस कौम को ना हम हेलमेट पहना सके मोटरसाइकिल पे, सब ने बड़ा जोर लगाया और लोगों ने नहीं पहना। फिर हमने कहा शीशे जो है दहशतगर्दी के दौर में भी कि काले शीशे गाड़ियों के नहीं होंगे, आज तक उनको कोई ख़त्म नहीं करा सका। और आज तक जिस हकीकत यह है कि जब कानून के ऊपर अमल दरामद न किया जाए तो कानून अपनी इज्जत और एहतराम खो देता है, और पाकिस्तान में कानून की कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, न रहा है न आज है। इस वक्त अदालतें भी एडमिनिस्ट्रेटिव अहकाम दे रही हैं और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, और हुकूमतें इंसाफ की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। तो एक ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है, मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में इस मीडिया ने जितनी अवेयरनेस फैलाई है, आज दूर देहातों में भी कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि कोरोना क्या है। कोरोना है, अब उसको अगर आप किसी फॉल्स नैरेटिव का शिकार हूं और उसको डिनाई करें तो आपकी मर्जी है। वो एजुकेटेड तबका भी कर रहा है शहरों में, अनपढ़ लोग भी कर रहे हैं, मजहबी तबका भी कर रहा है। यानी जिस मुल्क में आज तक ये बहस हो, जनरल साहब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट बंद कर दे पाकिस्तान को बंद कर दे दोबारा? नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। देखिए मेरी जिन डॉक्टर से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को बंद भी करेंगे ना तो ये स्लो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। देखिए ये आप इसको स्लो कर सकते हैं जब तक कि इसकी दवाई ना बन जाए। हम ये सीखना है कि हमने एहसास जिम्मेदारी के साथ जिंदा कैसे रहना है और इस बीमारी को कैसे अवॉइड करना है, कैसे अपने आप को बचाना है जब तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं होता या वैक्सीनेशन नहीं होती। और उसकी तालीम आप सब लोग मीडिया पे बैठ के 60-70 चैनल इस मुल्क में लगे हुए हैं और हर एक ने इतनी अवेयरनेस फैलाई है कि मैं जब गांव में गया ईद के लिए तो मेरे एक अजीज की 5 साल की बेटी, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे कहती है नहीं अंकल जरासीम लगते हैं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी। इस हद तक तो अवेयरनेस हो चुकी है, उसके बावजूद लोग अमल नहीं कर रहे। बसों में उसी तरह बैठ रहे हैं, जनाजों में उसी तरह जा रहे हैं, और ईद पर जिस तरीके से लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे देख के खौफ आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये मुआशरती तौर पे ओवरऑल एहसास जिम्मेदारी का फुकदान है, और मैं कहना नहीं चाहता, अल्लाह माफ करे, सबको अपनी अमान में रखे। शायद हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लातों के भूत हैं, नुकसान उठाएंगे तो सीखेंगे। खुतबे से, तकरीर से, वाज करने से ये कौम न मानेगी, न 22 करोड़ अवाम को डंडे से कानून नाफिज किया जा सकता है। ठीक है जनाब साहब। महमद, लॉकडाउन के हवाले से तो दुनिया पूरी कंफ्यूज रही, कभी लगा दिया, कभी खोल दिया, कभी सख्त कर दिया, कभी नरम कर दिया। अमेरिका में वो कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन कर देंगे, इस एरिया को बंद करेंगे, उसको खोलेंगे। सारी दुनिया कंफ्यूज रही। हमें कैसा लॉकडाउन चाहिए था और अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं इमरान, ये बात कहना कि सारी दुनिया कंफ्यूज थी, ये बिल्कुल सच बात नहीं है।
दुनिया कंफ्यूज नहीं थी। जिन्होंने लॉकडाउन लिफ्ट भी किए हैं उन्होंने एक्चुअली तब किए हैं जब उन्होंने फ्लैटन कर दिया कर्व को, या उन्होंने कहीं किसी हद तक कंट्रोल कर लिया। आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप वियतनाम को देख लें, मैं कह रही दूर ना जाए वियतनाम देख लें। आप तो छुपे छुपे मुल्क निकाल के ला रही हैं। मैं अमेरिका की, स्पेन की, इटली की, बर्तानिया की, इंडिया की, इन मुल्कों की बात करूं जो बड़े मुल्क हैं जिनकी हम मिसालें दे सकते हैं। अगर आप वियतनाम कह रही हैं तो मैं आपको ऐसे वेटिकन सिटी में चली जाएं तो वहां तो केस ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को आप अमेरिका या बाकियों से जिस तरह मिला रहे हैं, चले उनमें एक चीज कॉमन हो सकती है, हमसे बहुत बेहतर है फिर भी कंफ्यूज हैं। नहीं, अमेरिका, बर्तानिया, इंडिया, पाकिस्तान में एक चीज कॉमन हो सकती है, वो है पॉपुलिस्ट राइट विंग लीडर्स। वो लीडर्स के जो एक्चुअली समझते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है, क्या है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है। अमेरिका के अंदर आप ट्रंप को देख लें, उसका इसके बारे में क्या ख्याल है। बोरिस जॉनसन को जब तक कोरोना नहीं हुआ था, आप उसके ख्यालात देख लें कि उसके इटली, फ्रांस और जर्मनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इटली के अंदर भी उन्होंने गलत किया था और वो उसका भुगत भी। स्पेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं यही बात कह रही हूं। ये सारे राइटिस्ट हैं, ये सारे नहीं, आपने जो काफी पॉपुलिस्ट और इस तरह की गवर्नमेंट्स हैं जो एक्चुअली, लेकिन मैं जो बात आप कह रहे हैं ना कि दुनिया ने पूरी कंफ्यूज रही, दुनिया पूरी मैं कह रही हूँ कंफ्यूज नहीं रही। जहां पर लॉकडाउन, अब देखिए जब हम दुनिया कहते हैं ना तो हम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की मिसाल देते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे से कहें दुनिया में कौन से मुल्क हैं तो वो इन्हीं मुल्कों के नाम लेगा। अमेरिका का लेगा, यूरोपियन मुल्कों के नाम लेगा, इंडिया का नाम ले लेगा, पाकिस्तान का ले लेगा, चाइना का ले लेगा, वो इधर ही जाएगा। अमेरिका के अंदर तो ये बात हो रही है इमरान के जो ट्रंप है उसको कोरोना शायद, अगर वो इलेक्ट, यानी कि वैसे तो उसके नंबर्स जो है इस वक्त कम है, एक तो खैर वो राइट्स की वजह से, लेकिन एक ये कि कोरोना भी मिस हैंडल करने की वजह से इवन देन हो सकता है वो जीत जाए इलेक्शन, वो बात नहीं है। मैं बात आपसे ये कर रही हूँ कि दुनिया कंफ्यूज नहीं थी, हम तो पहले दिन से कंफ्यूज थे। आपने सवाल ये किया कि रिस्पॉन्सिबल कौन है और ये कि हमारे जो लोग हैं वो तो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, एसओपी से फॉलो करते। देखिए अवाम पे नहीं हम डाल सकते ये चीज। अमेरिका के अंदर, आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका के अंदर भी लोग जो थे वो बीचेस पे चले गए। अमेरिका के अंदर भी लोग इस तरीके से कांग्रीगेशंस कर रहे थे कि जिसकी वजह से वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजकल। जब तक खैर वो प्रोटेस्ट की तो एक बहुत बड़ी वजह है, तो इकट्ठे हो गए ना सारे, फिर इकट्ठे हो गए, उसके बाद फैलेगा भी। लेकिन मैं बात करें उन प्रोटेस्ट की तो खैर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है ना, मतलब कि ब्लैक्स के साथ उधर होता क्या है, उसकी बात नहीं मैं कर रही। मैं बात ये कर रही हूँ कि आप पाकिस्तानी अवाम को मत ब्लेम करें। असल चीज है गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कराना है। अगर गवर्नमेंट ही पहले दिन से कहेगी लॉकडाउन करें या ना करें, लॉकडाउन करें या कर्फ्यू है, ये लॉकडाउन तो कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू क्या है वो उसकी हमें डेफिनेशन देते रहते हैं। फिर वो कहते हैं जी सूबों ने खुद ही कर लिया, ये सूबों की पता नहीं 18वीं तरमीम की थी कि नहीं, खुद मुख्तारी का मसला है क्योंकि वजीर आजम साहब तो चाहते नहीं थे। ये जब चीजें, ये आप जब मैसेज देंगे ना एक अवाम को, तो वो अवाम कहेगी अच्छा अगर गवर्नमेंट ये बात करे तो पता नहीं कोरोना है। चलो मेरे 4 में से 3 एनालिस्ट जो है वो इस बात के ऊपर शोर शॉट है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान में कोरोना फैलाने के लिए और कोरोना बीमारी से इस आवाम को मरवाने के लिए। मेरे 4 में से 3 लोग, सलीम बुखारी साहब, महमल सरफराज साहिबा और हफीजुल्लाह न्याजी साहब, उन्होंने जो है वो तीनों ने कहा है कि इमरान खान रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। और जबकि जनरल साहब की राय ये थी कि जो पब्लिक है उसको एहतियात करनी चाहिए, अपनी जान बचाना पहली जिम्मेदारी उनकी है। तो आप सुन रहे हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम कोरोना पे बात कर रहे थे, एक और एंगल है शहबाज शरीफ साहब का, उस पर मुझे बात करनी है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब में पेश नहीं हुए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि उनसे सवालात इतने मुश्किल पूछ लिए थे नैब ने, और उनको ये तक दिखा दिया था कि आपके फ़लाँ बंदे जो हैं वो हमें लिख कर दे गए पेपर्स के ऊपर कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जाली कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवा दो, हमने चेक काट के दे दिया, हमें आगे नहीं पता। हमें तो उन्होंने कहा था हमें पार्टी फंड चाहिए, हमने लिख के चेक जब दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी निसार ट्रेडिंग का काट दो, हमने निसार ट्रेडिंग का काट दिया और उनके हवाले कर दिया। हम नहीं जानते आगे क्या हुआ, ये निसार ट्रेडिंग किसकी है और क्या चक्कर है और किसकी नहीं है। बाद में नैब को पता चला कि ये निसार ट्रेडिंग तो जाली कंपनी है और ये उनकी एक फीड मिल के अंदर एक मुलाजिम है राशिद करामत, उसके नाम के ऊपर है। तो ये जनाब चेक चला जाता है उस जाली कंपनी में और वहाँ से जिस तारीख को ये चेक कैश होता है उतने ही पैसे शहबाज शरीफ के, नुसरत शहबाज साहिबा के या हमजा शहबाज साहब के या सलमान शहबाज साहब के और फैमिली के अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये है वो स्कैंडल जिसके जवाब उन्होंने मांगे थे। शहबाज शरीफ साहब जवाब लेने गए और फिर वापस नहीं आए। नैब ने बुलाया, फिर बुलाया, नहीं आए। वारंट गिरफ्तारी उन्होंने गिरफ्तार करना था। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बुखारी साहब जरा ये तस्वीर आप भी देख लें गौर से। 2 मनाजिर हैं, दिखाएं जी। एक तो नैब के दफ्तर की, ये नैब के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है जहाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा जी कोरोना है, मैं नहीं आ रहा और मुझे खतरा है कि मुझे कोरोना लग जाएगा। बंदोबस्त चेक करें कैसा ज़बरदस्त है। अकेले बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, बीच में शीशा भी रखा हुआ है।
कि किसी बंदे का सांस भी शहबाज शरीफ साहब तक डायरेक्ट ना पहुंचे, अगर कोई खांसे या छींके तब भी, या ऊंची बोले तब भी ना जाए। तो ये तो है जी इन्वायरमेंट वो वाला। अब दूसरा दिखाएं जी, शहबाज शरीफ साहब कल किधर थे, दिखाएं, ये थे सर, ये कल के मनाज़र आप देख लें, 3 दफ़ा गिरते हुए बचे हैं, धक्के ही धक्के और लोग ही लोग और शोर ही शोर, किसी ने मास्क पहना है किसी ने नहीं पहना। और ये उस शहर के अंदर जहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बकौल कुछ 6-7 लाख लोग जो है वो कोरोना से मुतासर हो गए हैं, हुकूमत छुपा रही है और इनमें से कोई कंफर्म नहीं है कि किसको कोरोना है या किसको नहीं है। मैं आपसे सिर्फ सादी बात ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोरोना ही वो वजह था जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब नैब के दफ्तर नहीं गए, या वजह कोई और थी? बिल्कुल ये वजह नहीं थी, 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि कोरोना बहाना था। नहीं वो बहाना था, बिल्कुल था। एक तो ये कि एक हुकूमत की रेट कितनी है, कल वो हमें उसको बहुत अच्छी तरह से पता लग गया, इसलिए कि इस शहर के आधे लोगों को पता था कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और नैब और पुलिस को नहीं पता था। और पुलिस को पता था, पुलिस ने खुद बताया शहबाज शरीफ साहब को हमारे पकड़ने के लिए। ठीक है, ये तो छोड़ दे, इसीलिए तो आज छोड़ दे। असल कहानी ये है कि शुरू हो जाए, जब से ये प्रोसेस चला है, हुदैबिया पेपर्स मिल, शेख रशीद साहब, जनाब असद उमर साहब, जनाब फलां साहब, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनका एक चोरों की माँ केस है। इनमें से नहीं बचता इस खानदान का कोई भी बंदा। याद है आपको वो केस कहाँ गया? कहाँ है मुझे बताएं, आप बताएं कहाँ गया? कहाँ है आप बताएं? फिजल आउट हो गया। आप बताएं कहाँ है? फिजल आउट हो गया ना, पता चला उसमें से कुछ भी नहीं निकला। सर ये मेरा कसूर नहीं है, बाइज्जत बरी हो गया। ट्राई तो आप कर रहे थे ना। वो केस बंद हो चुका है और साथ कोर्ट का ऑर्डर ये है कि इसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं, क्योंकि वो केस टाइम बार्ड है, पुराने। बिल्कुल सुनते जाए। ठीक है। रमजान शुगर मिल, पता चला लो जी इस दफा तो खानदान सारा गया। क्या निकला जनाब उसके अंदर से? रुक जाए। एवन फील्ड फ्लैट, वो बेड़ा गर्क, बाइज्जत बरी हुए हैं किसी फील्ड? नहीं बरी नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूं केस में क्या जा रहा है, टेक्निकल बुनियादों पे कहां से जूतियां नहीं पड़ी, टेक्निकल हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से कि व्हाट इज दिस सर? किसी एक केस में शरीफ खानदान बाइज्जत बरी हुआ? नहीं, एक केस में नहीं, वो तो लटकेगा ना जब तक आप चाहेंगे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली किसी एक डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं ये कह रहा हूं कि जी वो तो किसी एक अदालत ने कह दिया वो बाइज्जत बरी। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई लूटमार नहीं की, इन्होंने कोई, आप ये कह रहे हैं कि नैब हैंडल नहीं कर पाता। मैं ये कह रहा हूं कि नैब ने इतना वीक हाथ डाला कि हर जगह नैब की सुबकी हुई है। एक बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये, मैं आपको इसलिए मैंने एक केस गिनवाया ताकि आपको पता लग जाए जो आप कहा जा रहा है ना कि एनएच नहीं बचते, इसका भी वही फेट होनी है, इसलिए कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। जो मैं बात जिस पर आपको ला रहा हूं वो जरा सुन लें हौसले से। नैब को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत गांव के उस चौधरी की तरह से, इसने बदमाश रखे, जा फलान चुक लिया और नाल जो ना लबे बच्चे चुक लेंगे। अच्छा हाँ, ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है। इसलिए कि अगर ये साफ हो रहा होता तो फिर आंख दूसरी तरफ भी जानी थी ना। मैं वन नाइट जैक दूसरी दफा कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, चेयरमैन नैब को, उसको सिर्फ एक तरफ नजर आ रही है तो क्रेडिबिलिटी जीरो है। दिस इज नो इट साहब, जनरल साहब विल एग्री विद मी। अगर थोड़ा सा उधर भी होती, हम सारे मिलके कह रहे होते कि जनाब ये आपके साथ नहीं है, जो करेगा इस मुल्क में। इसलिए कि पीटीआई को नहीं पकड़ रहे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बेगुनाह हो गए? नहीं, हाँ जी, उनको जब तक नहीं पकड़ेंगे इस हिसाब की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। जी जनरल साहब, जनरल साहब इन तीनों का मौक़िफ़ एक ही होना है। आपको अगर मौक़िफ़ दे सकते तो वो दे दें। नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं है। बात यह है कि मैंने इस मुल्क में ताकतवर अशराफिया का जुर्म सबूत होते नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह पुअर प्रोसिक्यूशन हो, पुअर एविडेंस कलेक्शन हो, या पुअर जजमेंट हो, या बायस जजमेंट हो, कोई भी वजह हो, या अच्छी मैनेजमेंट हो। जुल्फकार अली भुट्टो के अपनी यादाश्त में किसी ताकतवर शख्स को सजा पाते हुए भुट्टो तो कमजोर होकर शहीद हुए ना सर। रिटर्न जो है, ताकतवर तो नहीं थे, वो कमजोर होने के बाद फैसला भी दुरुस्त नहीं था जिन्होंने किया, बाद में माफी मांगी। गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आज तक किसी को सजा हुई ही नहीं है, और जिसको हुई है वो खुद जजेस ने कहा जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था और ये सजा हमने गलत दी है। तो अब आप मुझे बताएं, यहां अगर अयान अली $1 मिलियन की स्मगलिंग करके दीदा दलेरी इन्वेस्टिगेशन अफसर मर्डर हो जाता है और वो मुल्क से बाहर चली जाती है, चीफ जस्टिस शराब पकड़े और वो शायद बन जाए जुडिशियल, जिस मुल्क में चीफ जस्टिस शराब पकड़े और वो शायद बन जाए। मैं बिल्कुल अगले दिन मैंने यही कहा था, वी वर टुगेदर प्रोबेबली, जिस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी आंखों से शराब देखे और अपने सामने कहे कि इसके सैंपल्स ले लें और उन सैंपल्स में से ऑलिव ऑयल निकल आए और शहद बन जाए, आप वहां किस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं? ये बात नहीं है कि जुर्म हुआ नहीं है,
इस मुल्क में अशराफिया को सजा मिलती नहीं है। वरना आप मुझे बताएं, इनका शहबाज शरीफ साहब का दामाद जब मुल्क से बाहर गया था तो उन्होंने कहा था बच्ची के इलाज के लिए बाहर जाना चाहता है, और बच्ची इलाज के लिए गई हुई है, उसको मिलने जा रहा है, आज तक तो वो वापस नहीं आया। इनका बेटा गया, वो वापस नहीं आया। नवाज शरीफ के 2 बेटे गए, वापस नहीं आए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ बाहर गए, वो वापस नहीं आए। हुसैन हक्कानी गया, वापस नहीं आया। अयान अली गई, वापस नहीं आया। तो जिस मुल्क की टोटल रिटी लॉ की इतनी हो, मैंने पहले सेगमेंट में आपको कहा था कि कानून अपना एहतराम खो देता है अगर उस पर अमल दरामद न किया जाए। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दामाद से हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब ने अपने दामाद से इज्जत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने दामाद से जिस प्लाजे का फ्लोर जो है किराए पे लिया हुआ था, वो प्लाजा मैं अभी देख के आया हूं, वो अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना वो प्लाजा, वो वैसे ही स्ट्रक्चर ही खड़ा है। एक ब्रेक के बाद हम एक ये कह रहा हूं जी कि इस मुल्क में ये नहीं देखें, एविडेंस हमेशा होती है दुनिया में। मैंने क्राइम्स का एक कोर्स किया है और हमने क्राइम्स को पढ़ा है। मैंने वहां एक बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट थी कि दुनिया में आज तक कोई जुर्म नहीं हुआ जहां मुजरिम ने एविडेंस ना छोड़ा हो। ये सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है और कमिटमेंट होती है प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की कि वो उसकी एविडेंस कैसे निकाल के लाते हैं और उस आदमी को प्रोसिक्यूट कैसे करते हैं। तो यहाँ कैपेबिलिटी का भी फुकदान है, विल का भी फुकदान है, और फिर खरीदारी और सौदेबाजी का भी रिवाज है। यहाँ हर तबके में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिक जाते हैं। तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है। जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर ये भी कल टाइम बार्ड हो जाए केस, या इसमें से भी बरी हो जाए, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ज्यादा एविडेंस मौजूद है। लेकिन अदालतों के मेयार पे कौन सी एविडेंस पूरी उतरती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अदालतों के मेयार पे चलें, एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, फिर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं एक तस्हीह कर दूं कि जितने चेक भी जमा करवाए थे, ये मैंने चेक किया दोबारा, ये जितने भी चेक जमा करवाए थे जाली निसार ट्रेडिंग कंपनी के अंदर, ये जिन लोगों ने जाके बयान हल्फी जमा करवाए हैं नैब के दफ्तर में, जिनमें PMLN के बड़े ख़ास वर्कर्स हैं, बड़े ख़ास लीडर्स हैं जो ये पैसा पार्टी फंड के नाम पे देते रहे, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये जो चेक्स उन्होंने जमा करवाए हैं 460 मिलियन ये बनता है। ये सारे के सारे लोगों ने ये बताया कि जी हमसे तो ये कहा ही नहीं कि हमें तो कहा चेक आप दे दें, ऊपर वाला खाना खाली छोड़ दें। ऊपर हमें नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ, वो ये बता रहे हैं कि ये एक आधे बंदे ने सिर्फ ये बात की थी, जो पहले मैंने ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि जनाब हमें उन्होंने कहा था खाली चेक दे दें। तो निसार ट्रेडिंग ऊपर दूसरे ने लिखा है, और तमाम चेक्स को अगर आप देखें तो इनके अंदर राइटिंग का भी फ़र्क है। जो एक पेन है उससे लिखी गई है अमाउंट, और उससे किए गए सिग्नेचर, उससे किए गए जो ऊपर लिखी हुई तारीख है। जो नाम लिखा गया निसार ट्रेडिंग कंपनी, वो पेन भी दूसरा है और राइटिंग भी दूसरी है। तो ये काम जनाब इन्होंने खुद ही किया था यहाँ से। और ये केस तो इस तरह का है कि हुदैबिया पार्ट 2 टाइप का ये केस है। पार्ट 2 तो फारग हो गया सर, और पार्ट 1 तो फारग हो गया। अगर 2 को फारग करना है ना, तो फिर उसी तरह के अरेंजमेंट चाहिए होंगे। अब वैसे अरेंजमेंट होते हैं या नहीं होते, ये हम पूछ लेते हैं मैमल सरफराज साहबा से। जी मैमल। देखिए इमरान, मैं इसके अंदर बात करना चाहूंगी। जनरल साहब ने कहा कि यहाँ किसी को सजा नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। मैं ये कहूंगी कि असल बात ये है कि सजा तो यहाँ पे होती है, लोग जेले भी गए हैं, फांसी की भी सजा हुई है, लेकिन असल में सजा महज सजा देने के लिए होती है, एहतसाब के लिए नहीं होती। यहाँ पर सजा सिर्फ और सिर्फ आपकी सियासी वाबस्तगी के ऊपर होती है, एहतसाब के लिए नहीं होती। जब आप गुड बुक्स में होते हैं तो तब आपको वो वाले फ्लैट्स भी याद नहीं रहते। जब आप गुड बुक्स के अंदर होते हैं तो आपको कोई ये मिलने का केस भी नहीं याद रहता। जब आप गुड बुक्स के अंदर होते हैं तो कोई एहतसाब की बात नहीं करता। ये एहतसाब, अब आपने बात की कि जी वो शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उधर नैब के दफ्तर चले जाते, ना कि ये कि वो लाहौर हाईकोर्ट गए जहाँ पे इतना रश था। बात ये है कि देखें, एक तो पहली चीज है कि अरेस्ट करना किसकी गुड बुक्स में बता दें जनरल साहब को। जनरल साहब आप तो ना पूछेंगे। नहीं क्यों ना पूछें, बात करें ना। देखें क्या किसकी गुड बुक्स में हो तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और किसकी गुड बुक्स में अप्रैल 2016 में केस आया पनामा का। उससे पहले तो फ्लैटों पे पकड़ ही कोई नहीं सकता था। अगर अप्रैल 2016 के बाद ये केस नहीं चला तो महमल फिर तो जिम्मेदार है ना निजाम।
नहीं, अब जरा सुने इमरान, मेरी बात में इसको सॉरी मुकम्मल सिर्फ कर रही थी कि आपने कहा शहबाज साहब उधर गए। अच्छा, अब असल चीज ये है कि शहबाज साहब का नैब ना जाना भी सियासत थी और उनका लाहौर हाईकोर्ट जाना भी सियासत थी, क्योंकि देखें ये अरेस्ट कर लेते हैं बगैर रेफरेंस फाइल किए। इनके पास ऐसा ये कानून है कि इसके अंदर इनके पास तो इन्होंने बनाया ना, इन्होंने खत्म कर दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, उन्होंने बनाया तो मुशर्रफ ने था। नहीं बनाया इन्होंने इसको कंटेन किया ना। हाँ, उन्होंने पसंद आया इनको, अच्छा कानून है, गलती मानते हैं नहीं जो भी है। अच्छा, फिर 5-6 महीने जेल रखते हैं, जेल से जब वो बाहर आते हैं फिर वो भी सियासत करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब भी सियासत करेंगे, वो भी जेल रह के आए हैं, अब वो लाहौर हाईकोर्ट जाके भी सियासत करेंगे कि मैं। अच्छा महमल, वैसे आपको लगता है शहबाज शरीफ बेगुनाह है? मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं देखिए, या इसने करप्शन नहीं की? मैं जज ज्यूरी बन सकती हूँ, मैं बिल्कुल जज ज्यूरी नहीं बन सकती। न्याय साहब का फोन कट गया जी। अदालतों का काम है, आवाज आ रही है, अदालतें करें। नहीं, हमारी आवाज नहीं जा रही। न्याय साहब को हमारी नहीं जा रही, मैं हमें बुखारी साहब वो ना उनको लाइन कट गई। जी महमल मुकम्मल कर दें, न्याय साहब से बात करते हैं। मैं सिंपल सी ये बात कर रही हूँ कि देखिए एहतसाब यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सियासत है, दोनों चीजें सियासत है। आप किसी को भी ले ले तो ये इस तरह एहतसाब या ये कहना सजा नहीं मिलती। जब कोई जिस तरह जनरल साहब पूछ रहे हैं किसकी गुड बुक्स में, वो जनरल साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं या मुझसे ज्यादा बेहतर। मैं वैसे फीलिंग बताऊं, मैं सर एक आम आदमी फीलिंग दे सकता हूँ। सर आप लोग सब बड़े लोग हैं, मैं एक आम आदमी फीलिंग बताऊं अपनी। मुझे फीलिंग पता क्या आती है, जब भी कोई बड़ा आदमी फंस जाता है ना किसी भी पार्टी का, मैं बड़ा खुश होता हूं सर। ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरे अंदर मुझे इतना, आप लोगों को पता नहीं क्यों मजा नहीं आता सर, एंजॉय करें इसको। मैं तो इतना खुश होता हूं जब कोई बड़ा आदमी फंसता है। करेक्ट, ये मैं कहता हूं मजे आ गए सर। आप लोगों को क्यों नहीं मजा आता? इनको इनकी करनियों का फल मिलना चाहिए सर। कोई सेन आदमी ये नहीं कह सकता कि फलाने को लूट मार की इजाजत है, उसको पूछे कोई ना। नहीं, जन साहब का सवाल ये था कि जनाब ये किसके गुड बुक में थे? जनाब ये उन्हीं के गुड बुक में थे जिनके गुड बुक में आजकल जनाब इमरान खान साहब है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही आप गुंजाइश भी नहीं है। जी हफीजुल्लाह न्याई साहब प्लीज, हफीजुल्लाह न्याई साहब कंक्लूड कर दें। हुसैन हकानी किसकी गुड बुक्स में था जो निकल गया? इन्हीं की था। प्लीज लेट मी करेक्ट यू। सर कैसे निकला था पता है? याद है आपको? यस, मुझे याद है कैसे निकला उसका, कहाँ भेजा था उसको, क्या काम लिए थे, कैसे निकला, कैसे था पता है? वो तो मुझे सर, वो सरदारी साहब की क्या हालत थी, मलिक रियाज साहब का क्या रोल था, मैंने कब कहा कैसे वो निकल, मलिक रियाज साहब उसको त्यारे से उतारते थे बार बार। मैंने कब कहा कि जरदारी साहब वाज ए फ्री एजेंट यार, फॉर गॉड सेक। मेरे ख्याल है उससे बेहतर किसी ने सर्वे नहीं किया। मेरे ख्याल में आखिरी मिनट चल रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, सर इस एहतसाबी एनवायरनमेंट में शहबाज शरीफ साहब की आड़ियों पे आप अपनी राय दें। वो तो वज़ीर आज़म बनने आए थे, इधर आके फंस गए। उनको तो वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलाया था सर। हफीजुल्लाह न्याई साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब वज़ीर आज़म बनने आए थे शहबाज शरीफ साहब, मजाक बनता जा रहा है सर, क्या हो रहा है? मेरे ख्याल अभी भी लाइन पर नहीं है, गालिबान सुन नहीं पा रहे सर, बुलाया गया था आप कह रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि ये देखें, ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये कई दफ़ा पहले भी हुआ है। कई शरीफ फैमिली को छोड़ दें, जरदारी से पहले जो भी नाम ले लें आप, वो सारे के सारे किसी न किसी हाथों में खेलते रहे हैं। इन्होंने दूसरी दफ़ा ये गलती की है। पहली दफ़ा यहाँ से डील के तहत जाके की थी, जिसे उन्होंने 7 साल माना नहीं था, और अब दूसरी दफ़ा इस उम्मीद पे किया कि शायद मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। सो द फॉल्ट लाइन इज, नवाज शरीफ साहब ने भी डील के तहत बाहर जाके गलती नहीं की। करेक्ट, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि ये हमारे सियासतदान अगर ये गलतियां ना करें तो ये इस तरीके से फुटबॉल की तरह यूज हो, ये गलतियां करते रहेंगे और इसी तरह फुटबॉल। तो इनकलाबी नहीं है ये, ओ नथिंग ऑफ द काइंड। किसने करप्शन के लिए आते हैं, वो करते हैं और निकल लेते हैं। वो एब्सोल्युटली। चलो ठीक हो गया। जनरल साहब चले, अब न्याय साहब आ गए मेरे ख्याल में। न्याय साहब सर प्लीज कंक्लूड कर दें, हमारी बहस जो है वो हमसे नहीं हो पा रही। यार अगर कंक्लूजन ये है कि दे आर आपका इतना इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक था और इसके लिए मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं रियली मुझे बड़ा अपसेट हूं कि ये जो है बड़ा मैं क्या कंक्लूड करूं। इसके अंदर इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी, इतने इंटरेस्टिंग जवाब दिया जा सकता था। पहली बात तो यह है कि जो ताकतवर हल्के हैं, मैं जनरल साहब से मुतफिक हुआ, मेमल से भी, कि कभी पाकिस्तान में ताकतवर का इंतसाब नहीं होता। ताकतवर कौन है? आज वज़ीर आज़म ताकतवर है पाकिस्तान का? 4 बंदे बैठे हैं, इनसे कहें कि अल्लाह को हाथ नाज़े जान के बताएंगे पाकिस्तान में ताकतवर कौन है। पहली वो जिसके बारे में आप लिख नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ से अब मुझे बात करने से मुकम्मल मेरा टाइम नहीं है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ वो ताकतवर वज़ीर आज़म था कि FIA, SCCP हर चीज उसके खिलाफ काम कर रही थी। एक ही केस था पनामा में इमरान खान का और एक ही केस था नवाज शरीफ का। दोनों के अंदर क्राइटेरिया देख लें। ये 1.8 मिलियन जो है पाउंड्स का जो है एवनफी डिपार्टमेंट्स का है, यही हुदैबिया का केस था, ये पार्ट 2 नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊं जी कि उसमें दोनों में क्राइटेरिया फर्क किया गया।
किस तरह की डॉक्यूमेंट इकट्ठी की गई, जमाना को क्वेश्चन करना था नहीं करना था, ये सारे क्राइटेरिया उसके लिए एक थे, दूसरे के लिए तीसरे थे। इस मुल्क के अंदर आप ये बताएं कि चेयरमैन नैब जो है उसमें कसूर क्या है? उसका 1/10 हिस्सा जो है उन्होंने टीवी पे दिखाया किसने? इमरान खान ने। किसके थ्रू दिखाया? अपने एडवाइजर ताहिर खान के थ्रू दिखाया। 9 हिस्से अभी बाकी थे, उसको बताया गया कि ये बाकी 9 हिस्से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के। सर बाकी 9 हिस्से देखे आपने इस मुल्क में कुरान को मुझे बात क्यों करने दें सर वक्त खत्म हो गया सर शो खत्म हो गया सर। मैं इंतहाई मादरत मैं सर जरूर आपसे सर दोबारा इंशाल्लाह, ये सारी बात मैंने आपसे सुननी है। 9 हिस्से बाकी जो है वो लोगों को भी अब याद रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।